आप जानते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है। आप कैबिनेट के मिनिस्टर को भी पहचानते हैं और शायद विपक्ष के नेता का भी नाम आपको पता होगा। ये वो चेहरे हैं जो हर दिन टीवी पर दिखते हैं, जिनके बारे में अखबारों में छपता है। ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, आपसे वोट मांगते हैं और फिर सरकार चलाते हैं। लेकिन क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ता, सरकार में कोई पद नहीं लेता, फिर भी जिसके एक इशारे पर देश के बड़े बड़ों की दिशा बदल सकती है? ये कहानी है मोहन भागवत की, और उस ताकत की जो पर्दे के पीछे से दिल्ली के सत्ता के गलियारों को अपनी उंगलियां पर नचाती है। ये एक ऐसा राज है जो सबके सामने है, फिर भी कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। एक ऐसी शक्ति जो खुद को राजनीतिक नहीं कहती, पर राजनीति का हर मोहरा उसी के इशारे पर चलता है। एक ऐसा संगठन जो सरकार नहीं पर सरकारें बनाने और गिराने का दम रखता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने निकले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक इंसान जो किसी संवैधानिक कुर्सी पर नहीं बैठा, भारत के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की है, एक संगठन की है और उस अदृश्य जाल की है जो भारत के समाज और सियासत में बहुत गहराई तक फैला हुआ है। तो चलिए आज सत्ता के उस केंद्र को समझते हैं जो आपको चुनावी नक्शे पर कभी नहीं मिलेगा। मोहन भागवत की ताकत को समझना है तो पहले उस संगठन को समझना होगा जिसके वो सर संघचालक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। आज अपनी स्थापना के लगभग 100 साल बाद ये दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक बन चुका है। लेकिन स्वयंसेवी संगठन शब्द इसकी असली ताकत और इसके फैलाव को शायद ठीक से बयान नहीं कर पाता। जरा सोचिए, एक ऐसा संगठन जिसकी देश भर में लगभग 73,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं हैं। ये शाखाएं सिर्फ सुबह शाम मिलने की जगह ही नहीं है, वो भट्टियां हैं जहां हर दिन लाखों स्वयंसेवकों को अनुशासन, विचारधारा और राष्ट्र सेवा के पाठ पढ़ाए जाते हैं। हर दिन एक तय समय पर स्वयंसेवक इकट्ठा होते हैं, कसरत करते हैं, खेलते हैं और वैचारिक मुद्दों पर बात करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सालों से बिना रुके चलती आ रही है। ये कोई कंपनी नहीं है जहां लोग तनख्वाह के लिए काम करते हैं। यहाँ लोग एक विचार के लिए, एक मकसद के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। ये स्वयंसेवक समाज के हर कोने से आते हैं, छात्र, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, व्यापारी। यही विविधता इस संगठन को समाज की जड़ों तक ले जाती है। अब इस बनावट की ताकत देखिए। जब लाखों लोग एक ही सोच, एक ही अनुशासन और एक ही लक्ष्य से बंध जाते हैं तो वो एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मोहन भागवत इसी विशाल और अनुशासित संगठन के शिखर पर बैठे हैं। उन्होंने खुद कई बार यह साफ किया है कि आरएसएस कोई पारामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भले ही इसके सदस्य यूनिफॉर्म पहनते हों। उनका कहना है कि इसका मकसद समाज को जोड़ना और उसमें संस्कार डालना है, ताकि भारत दोबारा कभी गुलाम ना बने। लेकिन यह सिर्फ शाखाओं और स्वयंसेवकों का खेल नहीं है। आरएसएस ने समाज के हर हिस्से में अपनी जड़ें जमाई है। शिक्षा के लिए विद्या भारती, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम जैसे दर्जनों संगठन हैं। ये सभी संगठन अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन इन सब की वैचारिक डोर आरएसएस से ही बंधी होती है। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है जो शिक्षा, संस्कृति, मजदूरी और राजनीतिक तक फैला हुआ है। जब मोहन भागवत कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ उनकी आवाज नहीं होती, वो उन लाखों स्वयंसेवकों और दर्जनों संगठनों की सामूहिक गूंज होती है जो देश के कोने कोने में मौजूद है। यही उनके प्रभाव का पहला और सबसे ठोस कारण है, एक विशाल, अनुशासित और वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ नेटवर्क। अगर आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा इस शक्ति का हार्डवेयर है तो इसकी विचारधारा इसका सॉफ्टवेयर है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस पूरे नेटवर्क को एक इशारे पर चलाता है। इस विचारधारा का केंद्र है हिंदुत्व की अवधारणा। इसे मोहन भागवत अपने भाषणों में बार बार समझाते हैं। भागवत कहते हैं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वो फौरन ये भी जोड़ते हैं कि ये कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक सच्चाई है।
वो समझाते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जिसके पूर्वज भारतीय थे और जो इस धरती को अपनी मातृभूमि मानता है, वो सांस्कृतिक रूप से हिंदू है, भले ही उसकी पूजा का तरीका कोई भी हो। उनका मानना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। ये एक बहुत ताकतवर विचार है जो भारत की पहचान को धर्म से नहीं बल्कि संस्कृति और पुरखों से जोड़ने की कोशिश करता है। भागवत के मुताबिक भारत का बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि देश अपने हिंदू भाव को भूल गया था। वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता जैसे शब्द ही गलत है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि दोनों अलग हैं, जबकि उनकी नज़र में दोनों एक ही सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा है। मगर यहीं से विवाद भी खड़ा होता है। आलोचक कहते हैं कि भागवत की भारतीय पूर्वज की परिभाषा असल में हिंदू पूर्वज की ही परिभाषा है। उनका आरोप है कि ये विचारधारा जो ऊपर से सबको साथ लेकर चलने वाली दिखती है, असल में भारत के अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों को बाहरी की तरह देखती है, जिन्हें अपनी पहचान छोड़कर बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपनाना होगा। ये विचारधारा सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, इसकी झलक सरकार की नीतियों में भी दिखाई देती है। चाहे वो नई शिक्षा नीति हो जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर है, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA हो, इन जैसी नीतियों में संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा की झलक दिखाई देती है। मोहन भागवत सीधे तौर पर कोई नीति नहीं बनाते, वो प्रधानमंत्री को कोई आदेश नहीं देते, लेकिन जब वो जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताते हैं या स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की वकालत करते हैं, तो ये सिर्फ एक सामाजिक बयान नहीं होता, ये एक वैचारिक सिग्नल होता है जो सरकार और पार्टी में बैठे लाखों स्वयंसेवकों तक पहुंचाता है। यही बात एजेंडा तय करती है और बहस का रुख मोड़ देती है। इस तरह मोहन भागवत सीधे तौर पर राज नहीं करते, लेकिन वो उन विचारों को खाद पानी देते हैं जिनके आधार पर राज किया जाता है। वो राजनीतिक राजा नहीं बल्कि राजगुरु हैं, जिनकी वैचारिक ताकत सत्ता के गलियारों में हमेशा गूंजती रहती है। शक्ति का तीसरा और शायद सबसे कारगर पहलू है अहम पदों पर लोगों की नियुक्ति। लोकतंत्र में सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन असली ताकत उन संस्थानों में होती है जो देश को चलाते हैं, और यहीं पर RSS का नेटवर्क अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यह कोई छिपा हुआ सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर बड़े नेता अपनी राजनीतिक शुरुआत RSS के स्वयंसेवक के तौर पर ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर कई बड़े मंत्री और चीफ मिनिस्टर, सबकी जड़ें संघ में ही है। मोहन भागवत खुद कहते हैं कि बीजेपी संघ की पार्टी नहीं है, लेकिन उसमें संघ के बहुत से स्वयंसेवक हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत अहम फर्क है। संघ सीधे तौर पर बीजेपी को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन बीजेपी को चलाने वाले लोग संघ की विचारधारा और अनुशासन में ही पले बढ़े हैं। ये एक तरफा रिश्ता नहीं है। RSS बीजेपी को एक विचारधारा और समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज देता है, ऐसी कार्यकर्ता जो चुनाव में बिना किसी स्वार्थ के एक विचार के लिए दिन रात एक कर देते हैं। बदले में जब बीजेपी सत्ता में आती है तो संघ की विचारधारा को जमीन पर उतारने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लेकिन ये असर सिर्फ राजनीतिक तक ही नहीं है। पिछले कुछ दशकों में और खासकर पिछले एक दशक में संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को कई अहम संस्थानों में नियुक्त किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से लेकर सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुखों तक, गवर्नर्स से लेकर नौकरशाही के बड़े पदों तक ये असर साफ नजर आता है। सोचिए, जब देश के कई बड़े संस्थानों में, चाहे वो शिक्षा हो, संस्कृति हो या प्रशासन, ऐसे लोग बैठे हों जो एक ही वैचारिक स्कूल से निकले हों, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक ऐसी भाषा बोलते हैं और दुनिया को एक ही नज़रिए से देखते हैं। उन्हें एक दूसरे को आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप एक ही दिशा में काम करते हैं। ये एक तरह की अदृश्य सरकार की तरह काम करता है, एक ऐसा नेटवर्क जो औपचारिक सत्ता के समांतर चलता है और उसे प्रभावित करता है। जब मोहन भागवत नागपुर में अपने मुख्यालय से कुछ कहते हैं तो उनका संदेश सिर्फ मीडिया के जरिए नहीं फैलता, ये इस विशाल और अदृश्य नेटवर्क के जरिए हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो फैसले लेने की कुर्सी पर बैठा है। यह शक्ति का सबसे गहरा और छिपा हुआ रूप है। ये सीधे सीधे दिखाई नहीं देता, इसका कोई कागजी सबूत नहीं होता, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस किया जा सकता है। यह पक्का करता है कि सरकारें बदलने के बाद भी सिस्टम की वैचारिक दिशा बनी रहे। मोहन भागवत इस नेटवर्क के केंद्र में एक ऐसे गार्जियन की तरह हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि उसके तैयार किए गए लोग देश की किस्मत लिखने वाले हर अहम पद पर मौजूद हों।
मोहन भागवत के प्रभाव का एक और पहलू है जो अक्सर उनकी राजनीतिक ताकत के शोर में दब जाता है। वो है सामाजिक समरसता, यानी समाज को जोड़ने पर उनका जोर। अपने भाषणों में वो लगातार जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पूरा देश सबका है और किसी को भी उसकी जाति या भाषा से नहीं आंकना चाहिए। इसे आरएसएस के पुराने कट्टरवादी चेहरे से एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाता है। भागवत एक ऐसे हिंदू समाज की कल्पना करते हैं जो अंदर से एक हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। इस संदेश के साथ आरएसएस गांवों और आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर सेवा के काम करता है, स्कूल अस्पताल चलाता है और समाज के पिछड़े तबकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। यह रणनीति एक साथ दो निशाने साधती है। पहला, यह आरएसएस की छवि को एक सामाजिक संगठन के तौर पर पेश करती है जो सिर्फ धर्म या राजनीति की बात नहीं करता। ये उन लोगों को भी अपनी ओर खींचता है जो जातिवाद के खिलाफ हैं लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा और शायद ज़्यादा ज़रूरी, ये बृहद हिंदू एकता के विचार को मजबूत करता है। एक ऐसा हिंदू समाज जो जातियों में ना बटा हो, वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाता है। लेकिन यही एक दोधारी तलवार भी है। एक तरफ भागवत समाज को जोड़ने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की उनकी अवधारणा को कोई लोग बांटने वाले मानते हैं। आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या एक ऐसा समाज सच में हो सकता है जो अपनी पहचान को एक खास धर्म संस्कृति से जोड़ता हो? क्या सामाजिक समरसता का ये विचार सिर्फ हिंदू समाज के लिए है या इसमें मुसलमान और ईसाई भी बराबर के हिस्सेदार हैं? ये विरोधाभास ही उनकी शक्ति का एक और राज है। ये उन्हें एक ही वक्त में एक समाज सुधारक और एक कट्टर विचारक दोनों की भूमिका निभाने की छूट देता है। वो अपने सुनने वालों के हिसाब से अपना संदेश बदल लेते हैं। जब वो उद्योगपतियों से मिलते हैं तो उनकी भाषा विकास और एकता की होती है। जब वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं तो उनका जोर विचारधारा और संगठन पर होता है। इस तरह मोहन भागवत एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर उभरते हैं जो एक सौम्य और बौद्धिक चेहरे के पीछे एक कठोर विचारधारा को लेकर चलते हैं। यही काबिलियत उन्हें चुनावी राजनीति के हंगामे से ऊपर उठाकर एक राष्ट्र चिंतक की भूमिका में बैठा देती है। तो सवाल पर वापस लौटते हैं, बिना चुनाव लड़े देश पर आखिर किसका राज चलता है? इस पूरे विश्लेषण के बाद जवाब शीशे की तरह साफ है। राज किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक विचार का, एक संगठन का और एक बहुत बड़े नेटवर्क का चलता है, जिसके केंद्र में मोहन भागवत बैठे हैं। उनकी शक्ति किसी सरकारी फाइल या कानून की किताब से नहीं आती। उनकी शक्ति के चार मुख्य स्रोत हैं। पहला, संगठन, लाखों अनुशासित स्वयंसेवकों और देश भर में फैली हजारों शाखाओं का एक बेजोड़ नेटवर्क। दूसरा, विचारधारा, हिंदुत्व का वो ताकतवर सॉफ्टवेयर जो इस पूरे नेटवर्क को एक ही दिशा में दौड़ाता है। तीसरा, नेटवर्क, राजनीति, प्रशासन और शिक्षा और संस्कृति के अहम पदों पर बैठे वो लोग जो इसी वैचारिक पाठशाला से निकले हैं। संवाद, एक ही समय में समाज को जोड़ने की मीठी बात करने और अपनी कट्टर विचारधारा पर टिके रहने की अनोखी कला। मोहन भागवत एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा एक संस्था बन चुके हैं। वो उस अदृश्य सत्ता का चेहरा है जो हर 5 साल में नहीं बदलती। ये एक अस्थायी सत्ता है जिसे दशकों की मेहनत, संगठन और वैचारिक सफाई से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नीतियां बनाते हैं, सांसद कानून पास करते हैं, लेकिन मोहन भागवत उस राष्ट्रीय सोच को गढ़ते हैं जिसके दायरे में रहकर ये सारे काम होते हैं। वो उस वैचारिक जमीन को तैयार करते हैं जिस पर राजनीति की फसल उगती है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या इस तरह की शक्ति जो चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रहकर काम करती है, लोकतंत्र के लिए खतरा है या एक जरूरी सहारा? क्या ये देश को एक विचार पर लाकर मजबूत करती है या इसे एक ही रंग में रंगने की कोशिश है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको सत्ता, राजनीति और विचारधारा का ये गहरा विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।